हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सो गाइज, हम लोग क्लास 7 एनसीईआरटी ज्योग्राफी सीरीज को ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं और ये कल आपका सेशन कंप्लीट हो जाएगा क्लास 7 एनसीईआरटी एंड देन वी विल स्टार्ट क्लास 8 ऑनवर्ड्स। ओके, तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, क्लास 6 टू क्लास 12 एनसीईआरटी ज्योग्राफी सीरीज हम लोग इस चैनल पे करने वाले हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इस बार हम चैप्टर के लास्ट में, सेशन के लास्ट में हम लोग एमसीक्यूज करेंगे फॉर प्रीलिम्स बेस्ड और साथ साथ मैं आपको मेन एनसीईआरटी प्रोग्राम के लिए भी क्वेश्चन दूंगा। ओके, सो गाइस, आफ्टर हैविंग ह्यूज एक्सपीरियंस, आप जानते हो कि मेरे कंप्लीट ज्योग्राफी ऑप्शनल, कंप्लीट जीएस ज्योग्राफी, फिजिकल, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, एनवायरमेंट इकोलॉजी और डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक्स यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज के लिए अवेलेबल हैं। माय फ्रेंड्स, सो 6L प्रोग्राम, जैसा कि बहुत से लर्नर्स ने बताया कि सर बहुत ही बेनिफिशियल है, रिवाइज करते हैं हम, लर्न करते हैं हम और हम आंसर राइट कर रहे हैं, साथ साथ हमें मेमोराइज हो रहा है, रिकैप कर रहे हैं हम और साथ साथ हम एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। माय फ्रेंड्स, www.ajitlive.in पे लिंक्स आपको मिल जाएंगी और पर्सनल मेंटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन। फॉर एनी असिस्टेंस आप हमसे जुड़ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप उसे ज्वाइन कर लोगे। गाइस, आर रेडी फॉर द ऑसम सेशन? यस, नो, गिव मी अ बिग थम्स अप एंड गाइस लेट मी नो। तो हमने एनवायरनमेंट इनसाइड आवर अर्थ, आवर चेंजिंग अर्थ, एयर, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन इन्वायरमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कर लिया है और कल किया था हमने इंटरेक्शंस में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। आज करेंगे लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड और फिर करेंगे हम कल वाली क्लास में डेजर्ट के बारे में। ओके, सो गाइस, ग्रासलैंड की बात करें तो वर्ल्ड की ग्रासलैंड, टेम्परेट रीजन की ग्रासलैंड, क्या हमने कुछ ऐसे नाम सुने हैं, है ना? प्रेरीज, पैम्पास, विल, कैंटरबरी, पास्ताज, क्या हमने ऐसे नाम सुने हैं? आइए आपसे मैं बात करूं। बट फ्रेंड्स, ऑलवेज हमें एक बात ध्यान रखनी है कि ज्योग्राफी हो, एनवायरमेंट हो, लाइफ साइंसेस हो, इसमें ये मेरा आपसे दावा है कि आई विल मेक यू हाईली कंफर्टेबल। क्या करना है आपको? रेगुलर करना है और जो सेशन में मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूं उन बातों को आपको फॉलो करना है। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। जस्ट एज अ फॉरेस्ट can be defined as the place where trees are the main type of vegetation. कल मैंने आपको इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, अमेजन फॉरेस्ट, लंग्स ऑफ अर्थ की वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन की बातें बताई कि हाउ 3 tiers ऑफ ट्रीज, फिर श्रब का लेयर और पोअरली डेवलप्ड ग्रासलैंड और हर्ब लेयर। क्यों भाई? बिकॉज लाइट बिकम्स लिमिटिंग। क्यों? कैनोपी इज डेंस, फॉरेस्ट इज डेंस। और मैंने आपसे बताया कि जब आप एरियल लुक लोगे तो आपको ऐसा दिखता है जैसे किसी ने ग्रीन कारपेट बिछा रखी है विथ मल्टी कलर फ्लावर्स। तो गाइस, ग्रासलैंड में ग्रासेस आर द मेन टाइप ऑफ वेजिटेशन, दे आर द डोमिनेंट वेजिटेशन। कई फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगी फॉर द ग्रोथ ऑफ ओनली ग्रासलैंड्स, विल कम ऑन दिस वन बाय वन। कि क्लाइमेट कैसी होंगी, सॉइल कैसा होगा, वहां की वेजिटेशन कैसी होंगी और उसके अकॉर्डिंग वहां का फौना कैसा होगा। बट ऑब्वियस, अगर ग्रासलैंड है, ग्रासेस आर द मेन डोमिनेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन। सो ग्रासलैंड मेकअप ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ टोटल लैंड सरफेस, क्योंकि हमारे पास ग्रासलैंड ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन, ग्रासलैंड ऑफ द टेम्परेट रीजन, ये दोनों मिलकर आपको एक ह्यूज एरिया को ऑक्युपाई कर रही है, डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट, डिपेंडिंग अपॉन द सॉइल। सो माय डियर फ्रेंड्स, द टाइप्स ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो हियर greatly depend upon the climate and the soil. ठीक, climate plays important role in formation of the grassland, जाहिर सी बात है। और इसके बेसिस पे आप इसे दो ब्रॉड कैटेगरी में, ग्रासलैंड्स ऑफ द टेम्परेट रीजन एंड ग्रासलैंड्स ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन की बात कर रहे हो। आज हम इस चैप्टर में टेम्परेट रीजन की ग्रासलैंड्स की चर्चा करेंगे। हम प्रेरीज की बात करेंगे, ठीक है।
हम वेल्ड की बात करेंगे, हम एक कॉम्परेटिव एनालिसिस करेंगे दोनों का, और ये आपका आज का मेन आंसर राइटिंग प्रोग्राम का MAWP का क्वेश्चन होगा। ठीक, क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप पहले ही, MAWP का क्वेश्चन जल्दी से नोट कर लेंगे आप पहले ही। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। क्या क्वेश्चन दिया मैंने आपको? हैव अ लुक। क्वेश्चन दिया आपको, गिव कॉम्परेटिव एनालिसिस, comparative analysis of prairies किसके साथ? with wells। प्रेरीज को आपको वेल्ड के साथ कंपैरिजन करना है। कॉम्परेटिव एनालिसिस ऑफ प्रेरीज विथ वेल्ड। आप इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स लोगे? सिर्फ आप ग्रासलैंड के साथ साथ क्या क्या पैरामीटर्स लोगे आप? फर्स्ट हिंट दे रहा आपको, लोकेशन। एक रफली मैप ड्रॉ करके आप बता सकते हो। सेकंड, क्लाइमेटिक कंडीशंस, कि भाई यहां पे क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, कैसी है यहां पे क्लाइमेटिक कंडीशंस। और फिर आप देखोगे वहां का वेजिटेशन, ठीक, क्या वहां पे अगर ट्रीज हैं जहां पे थोड़ी रेनफॉल सफिशिएंट है, तो अगर है तो आप उनके नाम मेंशन कर दोगे। और क्या वहां पे मिनरल्स किसी क्षेत्र में प्रेजेंट है तो आप उसकी बात करोगे। व्हाट अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन द रीजन, उस क्षेत्र का ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात होगी तो आप बता दोगे। ठीक, अभी स्टार्टिंग में आप इतने, ठीक, यानी आप उसकी इकोनॉमी पे भी हल्का फुल्का फोकस कर रहे हो, आप उसके इकोलॉजी पे भी हल्का फुल्का फोकस कर रहे हो। और इस तरह आप एक कॉम्पैक्ट क्वेश्चन का आंसर ओनली इन 200 वर्ड्स, लिखने को बहुत कुछ है। वी आर गोइंग टू मेक इट कॉम्पैक्ट। सो गाइज, आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, गिव कॉम्परेटिव एनालिसिस ऑफ प्रेरीज विथ वेल्ड। क्लियर है? ज्यादा फोकस आप उसके ज्योग्राफिकल इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, साथ साथ इकोनॉमिकल भी आप उसमें ले रहे हो। तो ये मैंने आपको हिंट दिया है। जब आप आगे पढ़ोगे आप दोनों के फौना, दोनों के एनिमल्स के बारे में भी मेंशन कर दोगे। सो दिस इज अबाउट योर लेट्स मेन आंसर राइटिंग प्रोग्राम, है ना, मेन आंसर राइटिंग प्रोग्राम MAWP के पार्ट के थ्रू है। सेशन लास्ट में एमसीक्यूज में आपके लिए लेकर आऊंगा, ठीक है, इसी सीरीज में, इसी सेशन में। आज ही आप बहुत ध्यान से चैप्टर को पढ़िएगा। क्लियर? सो गाइस, बी अल्ट्रा अटेंटिव एंड लिसन वेरी केयरफुली। तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट, अगर मैं प्रेरीज की बात करूं, टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, आप नॉर्थ अमेरिका के पॉलिटिकल मैप या फिजिकल मैप को विजुलाइज करें। जिनके पास एटलस नहीं है आप परेशान नहीं होंगे। टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर नोन एज प्रेरीज। रीजन इज ऑफ फ्लैट, जेंटली स्लोपिंग और हिली लैंड। फ्लैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। मोस्ट पार्ट प्रेरीज आर treeless, but near the low-lying plains, flanking river valleys, woodlands can be found. अगर आप लोकेशन की बात करो तो नॉर्थ अमेरिकन सेंट्रल प्लेन में, आइए मैं आपको जरा मैप में दिखा दूं। आपको ये एक कुछ वुडलैंड्स दिख रही हैं, टॉल ग्रासेस अप टू मीटर्स हाई। एक तरफ रूट सिस्टम ऑफ द ग्रासेस इज ऑल्सो वेल डेवलप्ड, क्योंकि कई बार सॉइल में मॉइस्चर लिमिटिंग है, तो रूट्स डीपर पेनिट्रेट कर रही हैं ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, वाटर मिल पाए। ठीक, और जब ये अपने लाइफ को पूरा करेंगी, दे आर एनुअल्स, और जब लाइफ को पूरा करेंगे गाइस, दे विल डिकम्पोज एंड विल एड
ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। पूरा सॉइल में लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के ऐड करने के कारण सॉइल बिकम्स ब्लैक इन कलर। दैट मीन्स सॉइल के पास फर्टिलिटी है, बट मॉइस्चर बिकम्स लिमिटिंग। मॉइस्चर यहां पे लिमिटिंग रोल प्ले कर रहा है। टॉल ग्रासेस अप टू 2 मीटर्स हाई डोमिनेट्स द लैंडस्केप। एक्चुअली आपको कैसे दिखेगा, चारों तरफ दूर दूर तक ग्रासेस ग्रासेस। इट सीम्स टू बी एक्चुअली अ सी ऑफ ग्रास। ये आपको सी ऑफ ग्रास की तरह दिखाई दे रहा है। प्रेरीज आर बाउंड बाय, आइए जरा लोकेशन पे गौर फरमाएं। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। ये देखिए आप, रॉकी माउंटेन्स वेस्ट में, एप्लेशन इन दिस पार्ट, और सेंट्रल में आपको ये प्रेरीज ग्रासलैंड इधर गल्फ ऑफ मैक्सिको आपको दिख रहा है। क्लियर? सो बाउंड बाय रॉकी माउंटेन इन द वेस्ट, ग्रेट लेक्स इन द ईस्ट, ये आपका ग्रेट लेक्स का रीजन है, ग्रेट लेक्स इन द ईस्ट। लुक एट द मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अभी मैं आपको और नॉर्थ अमेरिका के पॉलिटिकल और फिजिकल मैप्स लेकर आऊंगा बहुत जल्दी गाइस। हम मैपिंग सेगमेंट भी स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत डिमांड उसकी आ रही है। यू कैन सी दैट द प्रेरीज कवर पार्ट्स ऑफ यूएसए एंड पार्ट्स ऑफ कनाडा। आइए जरा इसे पॉलिटिकल मैप पे देखते हैं। हैव अ लुक। ये आपको गाइस साफ साफ दिख रहा है, पार्ट्स ऑफ यूएसए, पार्ट्स ऑफ कनाडा। ग्रेट लेक्स आपको दिख रही है, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक एरी, लेक ऑन्टेरियो। दिस आर द ग्रेट लेक्स। तो अगर हम प्रेरीज के क्षेत्र की बात करें तो आपको साफ साफ ह्यूज पार्ट ऑफ कनाडा एंड यूएसए आपको यहां पे दिख रहा है। क्लियर गाइस? आइए जरा इसे फिजिकल मैप में देखें। तो द ग्रेट प्लेन्स प्रेरीज, यहीं में आपको येलोस्टोन नेशनल पार्क, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड। आपको मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। यहीं पे आपको कोलोराडो प्लेटू जो कि डेजर्ट, इसके वेस्टर्न मार्जिन में रॉकीज माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, हाईएस्ट पॉइंट अलास्का रेंज में माउंट मैकिनली, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। याद रखेंगे, लोएस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका डेथ वैली। क्लियर? चलिए फिलहाल तो ये आपको प्रेरीज दिख रहा है, ग्रेट लेक्स इसके ईस्ट में, रॉकीज माउंटेन इसके वेस्ट में, और इट इज कवरिंग पार्ट ऑफ कनाडा एंड यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्लियर? आपको यहां पे दिख रहा है गाइस। मैंने आपको 5 ग्रेट लेक्स के नाम बताए। आने वाले सेगमेंट में मैपिंग सीरीज में हम इसके बारे में और अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। क्लियर? तो क्या तभी के लिए क्या आप इन ग्रेट लेक्स को वेस्ट टू ईस्ट अरेंज कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो प्लीज डू राइट इन कमेंट सेगमेंट। वेस्ट टू ईस्ट जो नहीं कर पा रहे वो क्या करेंगे, इस वीडियो को दोबारा जस्ट अभी हमने कवर किया उसे देखेंगे। ठीक? लेक विच इज एंटायरली प्रेजेंट इन यूएसए, ये कौन सी झील है? एंटायरली प्रेजेंट इन यूएसए। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट सेगमेंट में माय डियर फ्रेंड्स लिखकर मुझे बताओगे। ठीक? हरी अप, बी फास्ट, बी क्विक। आइए आगे बढ़ते हैं। इन द यूएसए द एरिया इज ड्रेन्ड बाय रिवर मिसिसिपी and Canadian prairies is drained by tributaries of Saskatchewan rivers. अभी हमने देखा। Have a look here. So Mississippi, Missouri की tributaries, Missouri river, Saskatchewan in the Canada, they are draining the region of prairies. ये इसे ड्रेन कर रही हैं। ठीक? मैंने आपसे पूछा था कौन कौन सी लेक्स वेस्ट टू ईस्ट ग्रेट लेक्स में अरेंज है, और फिर मैंने आपसे पूछा था कि लेक विच इज एंटायरली इन यूएसए। आपको यहां पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है, मैं कोई आंसर आपको नहीं बता रहा। क्लियर? सो हमने देखा कि भाई कैसे
आपको सी ऑफ ग्रासेस दिख रही हैं। क्लियर? अगर क्लाइमेट की बात करें, आप देख पा रहे हो कि एक तरफ रॉकीज माउंटेन, एक तरफ इधर एपलेशियन, फिर इधर ग्रेट लेक्स इसके ईस्ट में। दैट मीन्स बिल्कुल लोकेशन कहां पे? इन इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट। दैट मीन्स इसके पास कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी with extremes of temperature। ध्यान रखेंगे आप, how location is influencing affecting the climatic conditions। उसके हम दो एग्जाम्पल प्रेरीज और वेल्ड दोनों में आज देखेंगे और दोनों में आज समझेंगे। Being located in heart of continent, climate is of continental type with extreme temperature। कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट कंडीशंस का इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि समर और विंटर में टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा होगा। ठीक, एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर होगी। ठीक, इट इज यूनिक फीचर, इट इज इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस। समर्स आर वार्म विथ टेम्परेचर्स ऑफ अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस, while in winters -20 डिग्री हैज बीन रिकॉर्डेड। आपके पास विनिपेग कनाडा का एग्जांपल है। विंटर्स अ थिक ब्लैंकेट ऑफ स्नो कवर्स द रीजन। अगर हम नॉर्दर्न कनाडा की बात करें तो वहां पे क्या देख रहे हो आप कि पूरा एक स्नो की लेयर है। थिक लेयर ऑफ स्नो इज कवरिंग द रीजन। इसकी बात यहां पे हो रही है। हैव अ लुक माय डियर फ्रेंड्स। तो आपको रॉकी माउंटेन, मिसिसिपी, मिसौरी, प्रेरीज का रीजन, ग्रेट लेक्स, नॉर्दर्न रीजन की पास क्या हो रही है भाई? यहां पे थिक स्नो कवर्ड एरियाज। अभी हमने इन बातों को समझने का प्रयास किया था। मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पॉइंट बताया था ऑन अलास्का रेंज, और मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका का लोवेस्ट पॉइंट मैंने आपसे बताया था, दैट इज अबाउट द डेथ वैली। क्या हमें सारे पॉइंट्स याद आ रहे हैं? रिवर सास कचवान और उसकी ट्रिब्यूटरीज है ना, ये क्या कर रही हैं? ये आपके कैनेडियन प्रेरीज को ड्रेन कर रही हैं, और मिसिसिपी, मिसौरी और उनकी ट्रिब्यूटरीज ये आपको यूएसए अमेरिकन प्रेरीज को ड्रेन कर रही हैं। लेक्स लाइक स्नेक, इस तरह के रिवर्स आपको यहाँ पे रिवर्स भी दिखेंगी। सो एनुअल रेनफॉल इज मॉडरेट एंड आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रासेस। गाइस, जितनी रेनफॉल सरप्लस होंगी उतना वेजिटेशन का पैटर्न वेरी करेगा। आप क्या देख रहे हो मैप में कि यहां नॉर्थ में कोई बैरियर नहीं है, साउथ में कोई बैरियर नहीं है। बैरियर यहां पे रॉकीज के फॉर्म में और यहां पे एपलेशियन के फॉर्म में है। क्लियर? तो नॉर्थ साउथ एक कॉरिडोर की तरह बिहेव कर रहा है। वहां पे कोई माउंटेन बैरियर, कोई ओरोग्राफिक बैरियर नहीं है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ नॉर्थ साउथ बैरियर, अ लोकल विंड blows here. Name of local wind is Chinook. So Chinook is local wind blowing in the region. Why? Because there is no barrier in the north and south region. My dear friends, normally it is sea of grass. Normally it is without tree. Practically it is treeless. लेकिन जब वाटर यहां पे अवेलेबल होंगी तो कुछ ट्रीज, यहां ध्यान देंगे, स्टेटमेंट दिया गया कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रेरीज आर ऑलवेज ट्रीलेस। नो माय डियर फ्रेंड्स, प्रेरीज आर नॉट ऑलवेज ट्रीलेस। व्हेन वाटर इज अवेलेबल, सम ट्रीज लाइक विलो is used for making cricket bat. Elders, poplars, they are growing. So willows, elders and poplars are growing up when water is available. Places that receives rainfall of over more than 50 centimeter are highly suitable for farming. क्यों भाई? Soil is fertile. अभी मैंने आपसे बताया था soil की fertility हाई क्यों है? Because of presence of high amount of organic matter. क्योंकि जब ये grasses decompose करेंगी, जब इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी,
ये मोस्टली एनिमल्स होंगी। 2 मीटर हाइट की एरियल पार्ट, 1 से 2 मीटर हाइट की डेप्थ की रूट्स जब डिकम्पोज करेंगी, दे विल एड ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड सॉइल बिकम ब्लैक इन कलर, ब्लैक अर्थ। चेनोजम, ऐसे नामों से आप चेनोजम, बॉलीसॉल्ट, ऐसे अलग अलग क्षेत्र के टेम्परेट ग्रासलैंड्स के सॉइल को आप अलग अलग नाम से जानते हो। चेनोजम, ब्लैक अर्थ, मॉलीसॉल्ट, इस तरह के नाम। दैट मीन्स soil is suitable for cultivation, soil is fertile. So the major crops of this area is maize. Maize एक important crop है, followed by potatoes, soybean, cotton and alfalfa. Alfalfa एक grass है, highly proteinaceous. डेयरी इंडस्ट्री में कैटल्स को अगर हम ये घास खिलाएं तो उनकी ग्रोथ फास्ट होगी, बिकॉज प्रोटीन इज बॉडी बिल्डर, है ना गाइस। तो इन बातों को समझते हुए हम लोग मुस्कुराते हुए आगे बढ़ेंगे। सो गाइस गेट रेडी फॉर द ऑसम सेशन। जल्दी से आप रिवाइज करोगे। गाइस हम लोग जबरदस्त सीरीज करने वाले हैं, उसके लिए आपका भी जबरदस्त कोऑपरेशन, समर्थन, योगदान, सेशन को रेगुलर अटेंड करके अपने आंसर्स को कमेंट में लिख के और सीरीज को, लिंक को शेयर करके करना है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। हैव अ लुक हियर। कल हमने आपको ब्यूटीफुल बर्ड्स, हमिंग बर्ड्स की चर्चा मैंने आपसे की थी। कल हमने एनाकोंडा की बात की थी। कल हमने अलग पिराना फिशेस की चर्चा की थी व्हाइल डिस्कसिंग अबाउट द अमेजन रेन फॉरेस्ट। तो आइए जरा आगे और आपसे बातें करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये रेंचेस क्या है, ये काउ बॉयज कौन से लोग हैं, ठीक। आइए देखते हैं। एनसीईआरटी में आपका इमेज दिया हुआ है। सो टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी चैप्टर 9 फिगर 9.3, एरियाज वेयर रेनफॉल इज वेरी लिटिल और अनरिलायबल, grasses are short and sparse. These areas are suitable for cattle rearing. Large cattle farms are called as ranches. Ranches क्या हैं? Ranches are large cattle farms, and they are looked by कौन? Sturdy man, हट्टा कट्टा आदमी, called as cowboys. तो ये आपको हट्टा कट्टा आदमी cowboys दिख रहा है जो कि रेंचेस की देखभाल कर रहा है। बाइसन क्या है? हैव अ लुक। बाइसन और अमेरिकन बफेलो is the most important animal of this region. Grasses abundant है, food abundant है, और ये आपको हट्टा कट्टा एनिमल दिख रहा है। It is nearly got extinct due to its indiscriminate hunting. यही बड़ी प्रॉब्लम है। या तो हम एनिमल्स के हैबिटेट का लॉस करते हैं कंप्लीटली, या करते हैं उसका फ्रेगमेंटेशन, या तो हम करते हैं उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन, और फिर स्टार्ट करते हैं हम कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। आपने देखा री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता, भाई पहले आपने चीताओं को मार के जीता और फिर चीताओं को जिनाने के लिए आप उनको लेकर आए और री इंट्रोडक्शन कर रहे हो, है ना। सो एंड इट इज नाउ अ प्रोटेक्टेड स्पीसीज। द अदर एनिमल्स फाउंड इन दिस रीजन आर रैबिट्स, कोयोट्स, गोफर्स एंड प्रेरी डॉग्स। तो ये भी इस क्षेत्र में फौना की बारे में आप याद रखेंगे। एनिमल्स ऑफ दिस रीजन। अगर पीपल की बात करें, पीपल ऑफ दिस रीजन आर वेरी हार्ड वर्किंग। दे हैव सक्सेसफुली हार्नेस टेक्नोलॉजी टू यूटिलाइज रिच नेचुरल रिसोर्सेज। यही तो बात हो रही है ना। टू ऑफ मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यूएसए एंड कनाडा, इसी रीजन में मौजूद है ना। साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन, मैकेनाइज्ड फार्मिंग, यूज ऑफ हार्वेस्टर्स, ट्रैक्टर्स, है ना, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स एंड क्या करिए भाई, नॉर्थ अमेरिका को एक सरप्लस फूड प्रोड्यूसर बना रहा है। सरप्लस फूड प्रोड्यूसर के होने का एक कारण लार्ज फार्म्स का होना, दूसरा मैकेनाइज्ड फार्मिंग का होना, तीसरा
साइंटिफिक मेथड्स का एडॉप्ट करना। चौथा, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग सुटेबल क्रॉप्स का सिलेक्शन, है ना। ऑल दिस फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग देम फूड सरप्लस। ये फूड सरप्लस रीजन के रूप में निकल के आ रही है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्रेनरी के रूप में निकल के आ रही है। सो प्रेरीज आर नोन एज ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड। एक क्वेश्चन दिया, प्रेरीज आर नोन एज ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, ठीक है। सो ड्यू टू ह्यूज सरप्लस ऑफ व्हीट प्रोडक्शन, डेयरी फार्मिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट मेजर इंडस्ट्री। डेयरी बेल्ट कहां से कहां तक? ग्रेट लेक्स टू द अटलांटिक कोस्ट इन द ईस्ट। सो ईस्टर्न पार्ट में ग्रेट लेक से लेकर अटलांटिक कोस्ट तक आप देख रहे हो, यहां पे डेयरी फार्मिंग इज वेरी पॉपुलर। दिस इज द डेयरी बेल्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका एंड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर बोथ प्रमोट्स सेटिंग अप ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। और उस क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के विकसित होने का ये मुख्य कारणों में से कुछ कारण है। Have a look here. Large mineral deposits, particularly coal and iron, and good network of roads, railways, and canals in this region made it most industrialized region in the world. Guys, एक तरफ मैकेनाइज्ड फार्मिंग का होना, एक तरफ साइंटिफिक मेथड्स का एडॉप्ट करना प्रेरीज को ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड बना रहा है। एक तरफ ग्रेट लेक से अटलांटिक कोस्ट तक डेयरी बेल्ट का एक्सटेंड होना, आप देख रहे हो। दूसरी तरफ मिनरल की डिपॉजिट्स, कोल, आयरन का मिलना, प्रॉपर नेटवर्क ऑफ रोड, रेल एंड कैनाल्स। इस रीजन में क्या हो रहा है? इंडस्ट्रियल ग्रोथ बेटर हो रही है एंड वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड आपको यहां पे दिख रही है। आइए गाइस, वेल्ड की बात करें। वेल्ड का नाम लेते माइंड में क्या आ रहा है? अफ्रीका। अफ्रीका में क्या आ रहा है? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में क्या आ रहा है? रोलिंग प्लेटू, है ना। और क्या आ रहा है? हाई वेल्ड, लो वेल्ड, ऐसे कुछ नाम याद आ रहे हैं। और क्या आ रहा है? ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन, किधर? ईस्ट या वेस्ट। और क्या आ रहा है? कालाहारी डेजर्ट। कुछ लोगों को कुछ भी याद नहीं आ रहा है, गुरुजी कैसी बात कर रहे हो। आइए देखते हैं वन बाय वन। द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ साउथ अफ्रीका आर कॉल्ड एज वेल्ड। वेल्ड्स आर रोलिंग प्लेटूज with varying heights ranging from 600 meter to 1100 meter. It is bound by, याद रखेंगे आप, ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन ऑन द ईस्ट। सो एक तरफ आपको ईस्ट में यहां पे ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन आपको दिख रहा है। वेस्ट में लाइज द कालाहारी डेजर्ट। तो एक तरफ ड्रेकेंसबर्ग और एक तरफ कालाहारी। On the northeastern part, high veld are located that attain a height of more than 1600 meters. आप अफ्रीका के मैप में देखेंगे आप। एक गाइस आपके लिए असाइनमेंट, look at the map of Africa, name the countries that are covered by veld. कौन कौन से देश वेल्ड से कवर्ड हैं? आप ढूंढना। क्या आपको वहां पे लिसोथो, क्या आपको वहां पे स्वाजीलैंड, कुछ ऐसे नाम आसपास दिख रहे हैं? आप इसे ढूंढना। रिवर्स में आप रिवर ऑरेंज को ढूंढना, लिम्पोपो को ढूंढना कि क्या इस क्षेत्र में पाई जा रही है। ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर ऑरेंज एंड लिम्पोपो ड्रेन द रीजन। हमें रिकॉल करना है, रिकैप करना है, रिवाइज करना है कि प्रेरीज में, कैनेडियन प्रेरीज में मैंने कौन से रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज का नाम लिया था। नाम स्टार्ट एस से हुआ था। और अमेरिकन प्रेरीज, यूएसए प्रेरीज में हमने एम से नदी स्टार्ट हुई थी, उसकी ट्रिब्यूटरीज का
नाम मैंने आपसे लिया था गाइस, मोर देन 90% मैं सेशन में ही आपको याद करा दूंगा, बशर्ते आप मुझे ध्यान से सुने। तो क्लाइमेट कैसी है? माइल्ड क्लाइमेट। अगर प्रेरीज में था कॉन्टिनेंटल, अगर वहां था टेम्परेचर का कॉन्ट्रास्ट, तो यहां पे है माइल्ड क्लाइमेट। क्यों? बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन ओशन। प्रेरीज में ऐसा क्यों ना हो सका? एक तरफ पैसिफिक था, दूर था, उसके बीच में ओरोग्राफिक बैरियर था। एक तरफ अटलांटिक था, दूर था, वहां पे एपलेशियन का बैरियर था। और नॉर्थ साउथ में कोई बैरियर के न होने के कारण वहां से क्या हो रही थी? चिनूक एंटर कर रही थी। हमने देखा क्योंकि नॉर्थ साउथ में कोई बैरियर नहीं था। यहां पे माइल्ड क्लाइमेट है, विंटर्स आर कोल्ड एंड ड्राई। याद रखेंगे, वेल्ड इज इन सदर्न हेमिस्फीयर, प्रेरीज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। पैटर्न अपोजिट होगा, समर वहां पे तो यहां पे विंटर। ये बात हम ध्यान रखेंगे। टेम्परेचर वेरी बिटवीन 5 डिग्री एंड 10 डिग्री एंड जुलाई इज द कोल्डेस्ट मंथ। समर्स आर शॉर्ट एंड वार्म। समर कैसी हो रही है? शॉर्ट है। कैसे हो रही है? वार्म है। क्लियर? Johannesburg, very famous for gold, records about 20 degrees centigrade temperature in the summer. Wales receives rainfall mainly in the summer months from November to Feb. चूंकि हमारे यहाँ नवंबर टू फेब अगर विंटर्स हो रहा है, बिकॉज वी आर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो चूंकि वेल्स सदर्न हेमिस्फीयर में है, इनका नवंबर टू फेब इज समर, और इसी समर में ये रेनफॉल को रिसीव कर रही है। हमें इन बात को याद रखने की जरूरत है। दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द वार्म ओशन currents that wash the shores of the world. If rainfall is scanty in the winter month from June till August, drought may occur. But obvious है, अगर कोस्टल रीजन से कोई करंट फ्लो कर रही है, अगर वो वार्म करंट है, तो वो ह्यूमिडिटी को इंपार्ट करेगी। अगर वो कोल्ड करंट है, तो एरिडिटी, ड्राइनेस, सूखापन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगी। नंबर ऑफ फैक्टर्स, विंड का पैटर्न, लोकेशन, है ना, लोकेशन इन इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट और कोस्टल, ये सब ओशनिक करेंट्स का पैटर्न, ये सब रेनफॉल को प्रभावित करती हैं। फ्लोरा एंड फौना की बात करें, वेजिटेशन कवर इज स्पार्स, grasses dominate the landscape, red grass grows in the bush veld, in the high veld जो नॉर्थ ईस्ट में अकेसिया बबूल की स्पीसीज का मेंबर है, मेरुला आर seem to be growing. Animals of the veld are primary lions, leopards, cheetah and kudu. कुडू को आप भारत के कद्दू से कंफ्यूज नहीं करेंगे। So lions, leopards, cheetah and kudu are the animals of the region. ये एनसीईआरटी से leopard हमने लिया हुआ है। कई तरह के इंसेक्ट्स भी आपको यहां पे दिखती रहेंगी। अगर हम पीपल की बात करें, वेल्स आर नोन फॉर कैटल रियरिंग एंड माइनिंग। सॉइल इज नॉट वेरी फर्टाइल इन द वेल्ड रीजन। क्यों भाई? प्रेजेंस ऑफ डिसकंटिन्यूअस ग्रासेस एक्सपोजिंग द बैरन सरफेस। ध्यान सुनेंगे, सॉइल ऑफ प्रेरीज वाज फर्टाइल, दैट वाज बिहेविंग एज sea of grasses. Grasses were height of 1 to 2 meter aerially and roots deeper 1 to 2 meter in the prairies. And when they decomposed, they were adding huge amount of organic matter to the soil. यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे scarce है, exposed barren surface. So organic matter का addition यहाँ पे soil में less है. That is why soil is not very fertile. And when we are comparing with that of prairies, so not very fertile. However, where land is fertile, crops are grown. कैसे crops? वहां हमने क्या देखा? यहां तुलना करेंगे आप, मेज, wheat, barley, oats and potato. आपको रिकॉल करना है what were the main crops of the prairies.
आपको रिकॉल करना है जल्दी से, ताकि आप एक बेहतरीन आंसर कॉम्पिटिटिव एनालिसिस का लिख पाओगे। कैश क्रॉप्स लाइक टोबैको, सुगरकेन एंड कॉटन आर ऑल्सो ग्रोन। शिप रियरिंग, भेड़ पालन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। क्यों भाई? शिप इज ब्रीड मेनली फॉर वूल एंड हैज गिवन राइज टू वूल इंडस्ट्री। भाई भेड़ पालन नाम लेते ही आपको मेरिनो फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ वुल, भेड़ शीप याद आती है। आइए जरा समझते इस बात को। मेरिनो, ये आपको कुछ क्वालिटीज दिख रही है। इस पॉपुलर स्पीसीज वुल इज वेरी वार्म। डेयरी फार्मिंग इज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। कैटल्स आर रियर्ड इन द वार्मर एंड वेटर रीजन्स। वेटर रीजन्स में ग्रासेस प्रॉपर्ली ग्रो करेंगी। एंड डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक बटर, चीज are produced for both domestic supply and also for export। दोनों के लिए ये यहां पे होंगी। क्लियर? हमें प्रेरीज को रिकॉल करना है, वहां पे भी डेयरी फार्मिंग किस रीजन में हो रही थी आपको रिकॉल करना है। वेल्स हैव रिच रिजर्व ऑफ मिनरल्स। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज डेवलप्ड वेयर कोल एंड आयरन आर प्रेजेंट। जाहिर सी बात है, gold and diamond mining are major occupation of people of this region। guys, gold और mine वेल्ड रीजन की बात हो रही है। जोहान्सबर्ग famous for the gold, also called as gold capital of the world। Have look my dear friends, जोहान्सबर्ग आपको मैप में ढूंढना है। किम्बरली इज फेमस फॉर डायमंड माइनिंग। तो जोहान्सबर्ग गोल्ड कैपिटल के लिए, किम्बरली डायमंड माइनिंग के लिए फेमस है। क्लियर गाइस? माइनिंग ऑफ डायमंड एंड गोल्ड इन साउथ अफ्रीका लेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड टाइज विद ब्रिटेन एंड ग्रेजुअली साउथ अफ्रीका। भाई अंग्रेजों को जब गोल्ड और डायमंड दिखा, जैसे इन्होंने भारत को सोने की चिड़िया को लूटा, वैसे यहां भी इन्होंने क्या किया भाई, धीरे धीरे इसे अपनी कॉलोनी बना ली। दिस मिनरल रिच एरियाज हैज अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट। जाहिर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। गाइस आइए कुछ सवाल करते हैं। क्या आप आज के सेशन बेस्ड क्वेश्चंस के लिए रेडी हो? यस, नो? गिव मी अ बिग झमाझम थम्स अप एंड लेट मी नो यू गाइस आर रेडी फॉर द ऑसम सेशन। चलिए guys, have a look on screen. Question number 1. Which of the following statement is not true? आपको not लिखना है। Prairies were the home of tribes like Apache, Crow, Cree, and the Pawnee. All these questions are taken from your NCERT. Chinook is a hot wind that blows in summer and therefore raises the temperature within a short time. Chinook increases the temperature, results in the melting of snow. जब snow melting होंगी, making pasture land available for grazing of animals. The grassland of prairies were the home of Native Americans, often called Red Indians. All these questions are taken from this chapter only. हरी अप गाइस, फास्ट, जल्दी से आप कमेंट में अपना आंसर लिख कर बताएंगे। गाइस चिनूक कौन सा ट्रू नहीं है? चिनूक इज अ हॉट विंड ब्लोस इन विंटर्स। विंटर्स में ही तो स्नोफॉल होंगी, ये गलत था। ऑल रिमेनिंग ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो चिनूक इज हॉट विंड दैट ब्लोस इन विंटर एंड देयरफॉर raises the temperature within a short time. Consider the following statement regarding prairies. Large cattle farms are called ranches in prairies which are looked after cowboys. Okay. Major crops of this region is maize followed by potatoes, soybean, cotton, alfalfa. Prairies are practically treeless where water is available
trees such as willows, elders, and poplars grow. Soil is infertile, so not suitable for agriculture. आपको क्या करना है? Select the correct code. Guys, जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए और आप कमेंट सेगमेंट में अपना आंसर लिखकर बताइए. हरी अप. माय फ्रेंड्स, हरी अप, फास्ट. जल्दी से आप अपना आंसर लिख के बताइए. साथ साथ हम मेंस राइटिंग के क्वेश्चन का आपको मैं हिंट देते जाऊंगा और हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे. गाइस, सॉइल इज फर्टाइल. इनफर्टाइल वाली बात गलत थी, तो अगर फोर्थ गलत है, थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन, फोर्थ गलत, ऑल ऑफ द अबव में फोर्थ गलत, बाय मींस ऑफ थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन ए इज राइट आंसर 1, 2 एंड 3. अभी हमने समझा कि ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड इन द प्रेरीज एंड सॉइल बिकम्स फर्टाइल. So soil is fertile, so suitable for agriculture. Places जहां पे रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से ज्यादा है, वहां पे सॉइल फर्टाइल है, फार्मिंग हो रही है, और मेज, पोटैटो, सोयाबीन, कॉटन, अल्फा दे आर ग्रोन. Guys, come on the next question. Have a look on screen. हरी अप गाइस, हरी अप, फास्ट. माय फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका इज वेल बाउंडेड बाय ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन इन द ईस्ट एंड कालाहारी इन द वेस्ट, है ना. सो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, फर्स्ट नहीं है. थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन फर्स्ट नहीं, तो बी इज सही. 2, 3 and 4 will be right answer. Guys, that means हमें जो सिली मिस्टेक्स हमारे एग्जाम में होती हैं, हमें वो यहां करनी है. क्लियर? ताकि एग्जाम में मिस्टेक्स ना हो. टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका आर कॉल्ड वेल बाउंडेड बाय ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन इन द ईस्ट एंड कालाहारी इन द वेस्ट. Guys, come on the next question. आपको देखना नॉट ट्रू. नॉट पे फोकस करेंगे आप. नॉट. हरी अप गाइस, अभी मैंने आपको हिंट दिया था. So, my dear friends, hurry up, fast. So, Kimberley is famous for not coal and iron, but for diamond mining. अगर जोहान्सबर्ग गोल्ड के लिए है, तो किम्बरली फॉर डायमंड. तो सी इज नॉट ट्रू. सी ट्रू नहीं है. क्लियर? चलिए, किम्बरली इज फेमस फॉर इट्स डायमंड माइंस. सिलेक्ट द करेक्ट आंसर. अब ये मैं आपको नहीं बता रहा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. रिवर मिसिसिपी ड्रेन्स कनाडा, अफ्रीका, यूएसए. अरे गाइस, यूएसए. अभी मैंने आपसे बताया था कि मिसिसिपी ड्रेन्स यूएसए और सास्केचुआन कनाडा. ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन आर टू द वेस्ट ऑफ, क्या होगा? प्रेरीज, वेल्ड या पैम्पास. प्रेरीज, वेल्ड या पैम्पास. हरी अप गाइस, किसके वेस्ट ऑफ? मेरिनो इज स्पीसीज ऑफ. किम्बरली इज फेमस फॉर. आप 2, 3, 4 का आंसर लिखकर बताओगे आप.
2, 3, 4 का आंसर लिखकर बताओगे आप। ओके, चलिए, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। गाइस, अगर मैं चिनूक की बात करूं तो चिनूक इज अ हॉट विंड फ्लोइंग इन विंटर्स। क्लियर? अगर मैं आपसे गोल्ड की बात करूं तो आपके माइंड में जोहान्सबर्ग आ रहा है। क्लियर? अगर मैं आपसे कुडू की बात करूं तो कुडू आपको एक एनिमल ध्यान में आ रहा है। क्या बचा? अगर मैं आपसे कोल की बात करूं तो आपके माइंड में प्रेरीज आ रहा है क्या ऐसा? देखो जरा गाइस, प्रेरीज और यहां पे काउ बॉयज में आप प्रेरीज लेके जा रहे हो, क्या लेके जा रहे हो आप, है ना? तो आइए जरा करेक्शन कर लेते हैं। हैव अ लुक हियर, ये लीजिए आप। तो अगर मैं प्रेरीज की बात करूं तो क्यों ना हम यहां पे रैंचेस और काउ बॉयज को जोड़ दें, तो काउ बॉयज प्रेरीज, और कोल को आप साथ में, है ना, कोल को आप साथ में कहां लेकर जाओगे आप? आपके पास बचता है आयरन, स्टील और वेल्ड। ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं। क्लियर? चलिए गाइस, तो जल्दी से करोगे आप, कल वाली क्लास में इस बात करेंगे। हमने बहुत अच्छे से रिवाइज किया, हमने बहुत अच्छे से मेमोराइज किया, और कल हम क्लास 7 एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे एंड देन आई विल स्टार्ट क्लास 8 एनसीईआरटी। आप लोग हमसे जुड़े रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी 9 PM पे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे, और गाइस, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड ऑलवेज रेडी टू वर्क हार्ड, क्योंकि कोई शॉर्टकट नहीं है। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।